तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराया जाएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने का प्रयास किया जाएगा उसको याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको विज्ञान के अंदर एक अच्छा अंक आए। कन्फर्म है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा अगर आप उतना याद कर लेते हो तो इसमें से जो है ना बहुत क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का डायरेक्ट जो है ना आंसर दिया गया है। डायरेक्ट आप लोग आंसर याद कर लीजिए और आपको जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा 0.02%। इसके बाद यह भी रहेगा 0.03%। ये जो है वायुमंडल में CO2 का मतलब क्या हुआ? CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो है आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए हम लोगों को CO2 गैस का उपयोग करते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। देखिए, भूप्रपटी में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो भूप्रपटी में मतलब क्या हुआ, यानी कि पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर यानी कि भूप्रपटी में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.02%। इसको याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि आपको हम पे विश्वास नहीं होता है ना तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए। क्वेश्चन बैंक में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना बार बार देखने को मिलेगा। बार बार साल यानी कि कई साल ये जो है ना ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम दिया था डॉबेराइनर ने। तो इसको भी याद कर लीजिए। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। ये सारे ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके इस चैनल के माध्यम से पहले ही साइंस से आपके क्लास 10वीं से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो जो है इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि क्लास 10वीं में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जितने भी सब्जेक्ट में आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। अगर आप लोग उन वीडियो को पूरा नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना। अगर आप उन सारे वीडियो को पूरा बेहतरीन ढंग से एक अच्छा तरीक़ा से याद कर लेते हो, देख लेते हो तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपको बोर्ड में एक भी अंक नहीं छूटेगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा ना तो जो मन होगा सो कह दीजिएगा। गाली देने का मन हो लेकिन पहले याद करना पड़ेगा तब गाली दीजिएगा। हम गाली देने का मौका ही नहीं देंगे आपको। सब क्वेश्चन फंस जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके NCERT बुक में जो भी प्रश्न दिया गया है सब हम ऑब्जेक्टिव छांट के यानी कि एकत्र करके आपको यूट्यूब पे डाल दिए हैं। तो आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आप लोग देखिए आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव ने। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी का मतलब यह हुआ जिस प्रकार से हम लोग जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में तो विभिन्न खाड़ियों में विभिन्न सामान रखता है। जैसे कि साबुन की खाड़ी में साबुन रखता है, जैसे कि नहाने वाला साबुन का अलग खाड़ी में रखते हैं, इसके बाद कपड़ा धोने वाला साबुन को अलग खाड़ी में रखते हैं। ठीक उसी तरह आवर्त सारणी का मतलब यह हुआ इसमें जो है विभिन्न तत्व, जिस तत्व का गुण अलग अलग है उसको अलग अलग खाड़ी में रख दिया है। अलग अलग कतार में अलग अलग क्षैतिज जिसको कहते हैं ना उसमें रख दिया है, उसी को कहते हैं आवर्त सारणी। तो यहाँ पर जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव देखिए ना, और आप लोगों का एग्ज़ाम भी ना जल्दी आने वाला है तो अभी गप मत कीजिए, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आपको एक अच्छा अंक आएगा तो आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए और पढ़ाई भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था? तो हेनरी मोजले ने। कितने ईस्वी में? तो 1913 ईस्वी में। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, इसको भी याद कर लीजिए। और 18 ऊर्ध्व स्तंभ है ना उसको कहते हैं समूह, या नहीं तो समूह नहीं दिया रहेगा ना तो वर्ग दिया रहेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें हम लोग कहते हैं समूह या वर्ग भी कहते हैं। तो याद करते जाइए। जैसे कि यहाँ देखिए आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ हैं। तो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ हैं 7। आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है कि आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्तियाँ हैं? तो 7 है। और उन 7 36 पंक्तियाँ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन 7 36 पंक्तियाँ को कहते हैं हम लोग आवर्त। यानी कि आवर्त सारणी में 7 36 पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आवर्त। समझ गए? यहाँ देखिए अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड कैसी होती है? तो अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड कैसी होती है तो अम्लीय दीजिएगा।
अधातु का ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? अधातु के साथ जब कोई ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे कि अधातु है सल्फर, सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो SO2 SO3 के रूप में भी रहता है। नाइट्रोजन भी अधातु है। तो जब देखिएगा अधातु के साथ जब कोई ऑक्सीजन जुड़ा रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह अम्लीय है। तो समझ गए। यहाँ आप देखिए धातु की ऑक्साइड कैसी होती है, तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। यानी कि धातु का ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? धातु के साथ जब हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, और धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? क्षारीय। जैसे कि सोडियम हो गया Na2O, पोटेशियम हो गया KOH। समझ गए ना। तो देखिएगा ना आप लोग, किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस वीडियो के अंदर जो भी आपको प्रश्न कराया जा रहा है ना, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। देखिए मादा हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन है। नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। अवटु ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन जो है आयोडीन के स्रवण के लिए काफ़ी है। यानी कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेगा रोग हो जाता है। ये बात तो सब जानता है। तो किस ग्रंथि से जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है? यानी कि ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा ना तो गलगंड नामक बीमारी हो जाता है। तो अवटु ग्रंथि से जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना आयोडीन के स्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। समझ गए ना। यहाँ देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी। आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि इनमें से किसे मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, तो उसको जानते हैं पीयूष ग्रंथि का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। आप लोग याद करते जाइए। अग्नाशय से ऐसा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जो इंसुलिन जो है डायबिटीज़ की बीमारी से हम लोगों को बचाता है, यानी कि मधुमेह की बीमारी से हम लोगों को बचाता है। कौन? इंसुलिन का सुइया तब नहीं लेते हैं। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है हार्मोन निकलता है इंसुलिन। यहाँ देखिए आप लोग इन सारे फार्मूला का भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्लोरोफॉर्म का तो CHCl3, एथेनॉल का CH3CH2OH, और मेथेन का CH4। ये चारों फार्मूला जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए ना। अभी आ गया है समय क्वेश्चन बैंक को उल्टाने का। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक को समझ के एक बेहतर तरीका से समाप्त कर देते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपको 400 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको क्वेश्चन बैंक को देखिए, बढ़िया से समझिए उसको। हम बार बार आपको बता रहे हैं, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा अंक लाना है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से ख़त्म कीजिए, समाप्त कीजिए उसको समझ के। यहाँ आप देखिए उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस क्या है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस, ये सारे गैस का एक ही नाम है। यानी कि उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, ये सब का मतलब एक ही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अक्रिय है। अक्रिय का मतलब यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए इतनी बात को मत याद रखिए कि उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। तो इतना बात तो आपको याद करना पड़ेगा कि उत्कृष्ट गैस का नाम क्या है। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। आप लोग मात्र 3 याद कीजिए ना। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि उत्कृष्ट गैस निम्न में से कौन है, दे देगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये तीनों है तो मारेंगे ऑप्शन इनमें सभी। समझ गए ना। याद कर लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन भी होता है, जेनॉन भी होता है, रेनॉन भी होता है। आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। यानी कि उत्कृष्ट गैस का नाम है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 अंक में बार बार पूछता है कि सक्रियता श्रेणी से आप लोग क्या समझते हो। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब यह हुआ कि धातुओं की क्रियाशीलता को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें पूछेगा कि धातुओं की जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे को याद कर लीजिए। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इस तरह से पूछ सकता है। तो यह जो है ना, अभी जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ना, जो है घटते क्रम में है। ये घटते क्रम का मतलब यह हुआ सबसे पहले है बड़ा, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से दर्शाया गया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरह से जो है ना क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से कौन जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है और निम्न में कौन ऐसी धातु है जो सबसे कम सक्रिय धातु है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो क्रम बाय क्रम
जैसे कि यहाँ पे देखिए किस तरह से पूछेगा, निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो पोटेशियम नहीं देगा, ऑप्शन में देगा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो देखेंगे जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना सक्रिय धातु होता है। तो यहाँ देखिए तो सोडियम है सबसे पहले, तो सोडियम सबसे अधिक सक्रिय धातु होगा। और इसी क्वेश्चन के इस तरह से पूछ सकता है कि निम्न में कौन सबसे कम सक्रिय धातु है, तो ऑप्शन में दे देगा कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे नीचा में कौन आता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हो गया सबसे कम सक्रिय धातु। इस तरह से पूछेगा और पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन बैंक को नहीं देखते हो ना, हम सब वीडियो में देखते हैं, सब वीडियो में कहते हैं जो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए। अब क्वेश्चन बैंक को उल्टाने का समय आ गया है, याद कर लीजिएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। यहाँ पे देखिए एक्वारेजिया क्या है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक्वारेजिया जो है ना, इसको मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, जब हम लोग 3:1 में मिलाते हैं तो इसी के मिश्रण को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की सहायता से हम लोग गोल्ड यानी कि सोना और प्लेटिनम को गला सकते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 अंक में, यानी तो कभी कभी पूछ लेता है 2 अंक में भी कि एक्वारेजिया से आप लोग क्या समझते हो। तो एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल एवं जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का को जब हम लोग 3:1 में मिलाते हैं तो इसी के मिश्रण को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया की सहायता से हम लोग गोल्ड यानी कि सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में सक्षम हो जाते हैं। समझ गए इसके बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ गए ना। यहाँ देखिए इंसुलिन जो है क्या करता है, इंसुलिन जो एक सुइया है जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित, तो इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा स्तर का मतलब नहीं समझे, चिनिया बीमारी जो कहते हैं, मिठास को स्तर को नियंत्रित करता है। समझ गए ना। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो वृषण से निकलता है। अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन, जो आपको बताएं ये जो है अंडाशय मादा में पाया जाता है, वृषण जो है नर में पाया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बढ़िया तरीका से, एक बेहतर तरीका से याद कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक आए। हम आपको अच्छा अंक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया गया है। आप लोग नहीं देखते हो तो मेरा क्या होगा, हम तो, मेरा कर्तव्य है कहने का, हम सिर्फ कहेंगे, लेकिन आपको सारा कुछ देखना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको समझना होगा। समझ गए ना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस वीडियो के अंदर जो भी आपको प्रश्न कराया गया है आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाली परीक्षा में, आपको आने वाले एग्जाम में एक अच्छा अंक आए। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।